आप सभी को नमस्कार बंधुओं, कैसे हैं? आशा करता हूं ठीक होंगे। आप लोग यहां देख रहे होंगे, मैंने यहां पर DSSV की बात करने वाले हैं। आपने देखा कि आयु सीमा 36 से 30 कर दी गई है जनरल कैटेगरी वालों की। अब ये बात क्यों की गई है और इसके लिए आप लोगों को आगे क्या करना है, आपको मैं उसी को लेकर के आया हूं। चूंकि ये जो 30 कर देना औचक निर्णय है, यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसके भी हम तर्कों पर और सभी चीज़ों पर बात करते हैं और आगे क्या करना है इसको भी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। सब कुछ बात करने वाले हैं। पहले मुद्दे को समझ लेते हैं। यहाँ लिखा भी है कि यदि एज घटी तो अगली बार बीजेपी हटी। ये भी बिल्कुल हट जाएगी। इसका कारण भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ। ध्यान रखिए, आपने देख रहे हैं यहाँ पर अभी ये नोटिफिकेशन आया हुआ है 3/10/2025, यहाँ पर डेट लिखी हुई है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फॉर्म अभी 7 नवंबर तक फिल होने वाले हैं, 9 अक्टूबर से। ठीक है, तो ये फॉर्म फिल होने वाले हैं, आप लोग देख लीजिएगा। इसमें ये देख रहे हैं कि 30 ईयर एज कर दी गई है। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि ऐसा अचानक 30 ईयर क्यों कर दिया गया है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, कालिदास बताते हैं। सबसे बड़ा कारण कि विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपातः सतमुखः। जब व्यक्ति का विवेक भ्रष्ट हो जाता है तो 100 तरीके से पतन होता है। और कहा भी गया है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये हिंदी में भी कहा गया है। अब बीजेपी का कदाचित यही ओवरऑल चल रहा है। आप यदि बीजेपी की नीतियों को देखेंगे तो दिनों प्रतिदिन क्या कर रही है। आप जानते हैं कि 150 करोड़ की जनसंख्या में आप जानते हैं 35 करोड़ युवा हैं। यानी भारत एक युवा प्रधान देश है और भारत की विकास की बागडोर जो निर्भर करती है वह युवाओं पर करती है। लेकिन सरकार किसी ना किसी तरीके से बच्चों को दबाने का प्रयास कर रही है। विभिन्न एग्जामों की तैयार करने वाले भारत में लगभग 5 करोड़ युवा हैं जो तैयारी कर रहे हैं। उनके घर परिवार वाले भी हैं जो देखते हैं कि बच्चे तैयारी कर रहे हैं। आप देख रहे हो यहाँ SSC में निराशा, लाखों बच्चे हैं। देख रहे हो 14-15 लाख लोग फॉर्म डालते हैं। आप ऐसे EMRS में संस्कृत का आप देख रहे हैं। MP वर्ग 1 तो में ज्योतिष आदि के बंद करने की बात देख रहे हैं। आप यहाँ 80 शिक्षकों का हाल देख रहे हैं। ये मोदी जी, आप ये देख रहे हैं क्या चल रहा है कमेंट में इनके। तो मोदी जी को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि आपको यदि ये चाहते हैं कि आपकी पार्टी बनी रहे तो आप युवाओं को निराश ना करें। आपने देखा है ये बात कि युवा यदि निराश होते हैं और युवा ही किसी देश की भविष्य होते हैं। यदि आप भारतीय युवाओं को स्किल्ड करेंगे तो ही भारतीय युवा आगे जा पाएंगे। यदि आप जानते हो ये बात कि आज अमेरिका की इकोनॉमी 29 ट्रिलियन है और जिसमें से 22 ट्रिलियन सर्विस सेक्टर का है। ठीक है, और सर्विस सेक्टर में उसके पास सबसे ज्यादा जो है वो IT का है, IT सेक्टर का है। उस IT सेक्टर में 46% भारतीय हैं अमेरिका के, यानी कि सर्विस दे रहे हैं। कहां पर? अमेरिका। और वहां से पैसे आपको भेज रहे हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हो कि यदि बच्चों को पढ़ाओगे, आप योग्य बनाओगे, स्किल्ड बनाओगे, तो केवल भारत में ही नहीं, विश्व में हर जगह भारत का नाम करेंगे, वहां से काम करेंगे। लेकिन आप अपने ही देश में यदि बच्चों को ऐसा निराश करेंगे और यही प्रतिभाओं को दबा दिया जाएगा तो कैसे बच्चे आगे बढ़ेंगे। तो ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी, अब ऐसा करेंगे तो बच्चे, अब बात आई यहाँ के 30 ईयर एज का, तो पहला तो एक बुद्धि भ्रष्ट हो गई है थोड़ा सा, लगता है मुझे सरकार की। क्योंकि जिस तरीके से बच्चों को नाराज किया जा रहा है, उनके मतलब कुछ भी निर्णय, भाई आप अब ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। आप ये देखिए, सभी स्टेट हैं, सभी स्टेट के बाद आप जानते हैं कि नवोदय हो, ठीक है, नवोदय हो चाहे KB हो, कुछ भी हो, इन सभी में अभी भी 36 से 40 एज लगभग जगह पर है। तो आपने अचानक 30 किस आधार पर की और किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर कर दी? भाई आपके ही सभी राज्य हैं, आपका ये भी राज्य है, तो आप इसे कैसे कर रहे हो कि भाई यहां पर आपने 30 कर दिया? कौन सा लॉजिक आपका यहां काम कर रहा है? दूसरा, आप कहते हो कि महिलाओं को आगे बढ़ाना है। क्या करना है? महिलाओं को आगे बढ़ाना है। अब महिलाओं की यहां पर बात कर रहे हो। आप जानते हैं कि जब कोई भी पढ़ाई करते हैं तो लगभग आप जो इन सभी के लिए योग्यता रखते हैं, सामान्यतः आप MA की बात करते हैं, प्लस B.Ed होना चाहिए। ये बात आप करते हैं कि MA हो, B.Ed हो। ये सब करते करते एज 25 हो जाती है विद्यार्थी की। आप भारतीय शिक्षा प्रणाली को जानते हैं कि कितना कॉलेज में अच्छे से पढ़ाई होती है। उसके आधार पर भाई उसे 2-3 साल, 2 साल, 3 साल, किसी को 4 साल, किसी को 5 साल तैयारियों में लग जाता है।
यदि आप 30 एज कर देंगे तो वो तैयारी में एक बार पेपर दे पाएगा और अपना जीवन खराब, यानी कि उसकी 10-15 साल की पढ़ाई केवल एक दो एग्जामों के लिए है कि केवल। मुझे याद है मेरे गांव से एक आए थे, उन्होंने अपनी एज में केवल 3 एग्जाम दिए ठीक से। 2012 में मध्य प्रदेश का दिया था संविदा का, 2018 में, 2022 में। 3 एग्जाम में वो ओवर एज हो गए और खत्म हो गया जिंदगी। ये विद्यार्थियों का हाल है। पढ़ाई से निराशा आती है। मैंने कई लोगों को कहते देखा, पढ़ करके क्या कर लोगे, निराशा आती है। तो ये महिलाओं की आप बात कर रहे हैं, महिलाओं की शादी का पड़ जाता है, शादी के बाद कुछ करना का चाहती हैं, 30 साल में कोई महिलाएं, 31 साल में, कोई 28 साल में आगे कुछ करने के लिए प्रयास करती हैं, पढ़ने पढ़ाने के लिए प्रयास करती हैं, क्योंकि और क्षेत्र में तो उन्हें इतना सहजता होती नहीं है। तो उन महिलाओं का क्या होगा? कई महिलाओं ने मेरे पास कमेंट किए, विद्यार्थियों ने, और यही बात कही कि सर अब मेरा क्या होगा, मेरी 31 एज है, मेरी 32 एज है, मैं 2 साल से तैयारी कर रही हूँ, मैं 3 साल से कर रही हूँ कि जॉब आएगी और हम लोग। दूसरा जो मजे ले रहे हैं कि मेरी 26 साल है, 25 साल एज है, भाई अगले बार आप भी ओवर एज हो जाओगे, तो इसलिए चुप मत बैठे रहो। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा, तो आप ये जानते हैं कि एमए बीएड करते 25 साल तो वैसे भी हो जाता है, तो ये है। दूसरी बात ये हो कि आप टीचर वाली भर्ती यहाँ निकाल रही हो, तो योग्यता टीचर को तो वैसे भी थोड़ा सा समृद्ध होना चाहिए, यानी कि थोड़ा सा परिपक्व होना चाहिए। परिपक्व कैसे? कि उसको अनुभव हो। अब अनुभव तो तब होगा, अनुभवी होना चाहिए टीचर को, क्योंकि उसके पर के ऊपर भार होता है, विद्यार्थियों को पढ़ाना है। अब अनुभव, आप सोच रहे हो 20 साल का आ जाए, भाई 20 साल का कैसे हो जाएगा टीचर? 22 साल 23 साल का नहीं, एक अनुभवी व्यक्ति चाहिए, और कम से कम ठीक ठाक अनुभव के लिए 30, 32 साल, 31 साल, 28 साल, ये सब एज रहती हैं। इसलिए इतना टीचर का रखा गया, इसमें कोई ऐसी समस्या नहीं है। कोई ऐसा काम नहीं करना है आर्मी वाला कि आपको 30 एज रखने की जरूरत ही पड़ गई है। जब यूपीएससी जैसे एग्जामों में 32 साल एज है, समझ पा रहे हो? पीएससी जैसों में 35 से 40 साल एज है। पीएससी सिविल सेवक आप 40 साल तक बन सकते हो, लेकिन मास्टर 3 तक, ये कौन सा लॉजिक चल रहा है भाई? 32 साल तक यूपीएससी जनरल का एज है, आपने यहां पर 30 साल कर दिया है। किस लॉजिक के आधार पर हो रहा है? दूसरा, सभी स्टेटों में ऐसा नहीं। दूसरा, अभी चुप हो आप लोग, अभी जो 30 किया गया है एक जगह पर, धीरे धीरे सब जगह कर देंगे ये लागू। समझ पा रहे हो? तो जो आप लोग पढ़ रहे हो ना, वो सब खत्म हो जाएगा। तो ये बात ध्यान देने की जरूरत है कि आप लोगों को आवाज उठानी है, ये किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। आवाज उठाने के लिए क्या करना है? आप सबसे पहले आवाज उठाने के लिए तो यही करेंगे कि चूंकि मैं निरंतर आपके लिए आवाज उठाते रहता हूं, तो सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइएगा। दूसरा, आपको इस तरीके से सबसे पहले एक एप्लीकेशन सभी को लिखना है, और कम से कम प्रयास करिए कि सभी लोग कम से कम हजारों की संख्या में, 10,000, 20,000, जितनी भी ईमेल कर पाए करिए। यानी कि सभी लोग मिलकर के यदि 10, 15, 20,000 ईमेल करेंगे, तभी उन पर प्रभाव पड़ेगा। ऐसे काम नहीं होगा। दूसरा, ईमेल किस कहां पर करना है? तो ये आपका यहां पर मैंने इस पर आपको ईमेल करना है, ये लिखा है। सीएम दिल्ली को कर सकते हैं, और ये कर सकते हैं। अभी इन 2 पर ही आप लोग करिए, इस पर ईमेल करिए। आपको इन सभी, ये आपको मुझसे ले लेना है ये वाला, और इसी के नीचे अपना नाम आदि लिख करके, इसमें सभी तथ्य लिखे हुए हैं, आपको ईमेल करना है। तो सबसे पहला काम है कि हम लोग ईमेल करेंगे और धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से अपनी बात को मनवाने का प्रयास करेंगे। दूसरा, आप लोगों को ये सभी जानकारी मेरे इन टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। ऐसे मेरे कई टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, इनमें से आप किसी को भी एक को ज्वाइन कर लीजिएगा, और उसमें से मैं नीचे लिंक दे दूंगा आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में, इनको ज्वाइन कर लीजिएगा। हम लोग इस पर आगे क्या करेंगे, ईमेल के बाद भी यदि ये लोग एज के लिए ठीक नहीं करेंगे, तो आगे हम लोग प्रक्रिया बढ़ाएंगे। क्योंकि प्रारंभ जो उत्तम जनाः न परित्यजन्ति, जो एक बार उत्तम लोग आरंभ कर देते हैं तो समाप्त नहीं करते हैं। आपको खड़ा रहना, अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा इस करप्ट जमाने में। क्यों? क्योंकि वोट के लिए तो हम लोग क्या करते हैं, पैसे ले लेते हैं। जैसे बीजेपी को भी ये बात पता है कि लाडली बहना योजना चला दो, 1200-1500 रुपए महिलाओं को दे दो। क्या यही महिला सशक्तिकरण है? या पढ़ा लिखा करके उन्हें आगे बढ़ाओगे? पढ़ा लिखा दोगे तो क्वेश्चन पूछेगा। समझ में आ रहा? तो इसलिए 1200-1500 दे दो और महिला वोट दे देंगी। ऐसा अब नहीं चलेगा। अब पढ़ी लिखी महिलाएं वोट नहीं देंगी आपको इस आधार पर। और ध्यान रखिए, तो ऐसे इन्हें वोट मिल जाता है तो इन्हें पढ़ाई लिखाई के लिए काम करने की जरूरत होती नहीं है। इसलिए आपको ये बात ध्यान रखने की जरूरत है यहां पर कि हक के लिए लड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सरकार को पता है कि मैं चुनाव तो
पैसे बांट करके भी जीत सकता हूं, काम करने से कुछ नहीं होने वाला है। तो अब आपको काम अपना करवाना पड़ेगा और सबसे पहली प्रक्रिया यह है कि आप सरकार तक ये सब करें, ईमेल करें सबसे पहले और ईमेल तक भेजें। दूसरा, पत्र लिख करके आप डायरेक्ट यदि भेज सकते हैं तो पोस्ट ऑफिस के द्वारा डायरेक्ट या सीएम के लिए भेजें। दूसरा, इसमें आप भारत के शिक्षा मंत्री को भी कर सकते हैं, क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो केंद्र शासित प्रदेश में सरकार का एलजी को भी भेज सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। तो एलजी को, सीएम को, इन दो पर तो कम से कम करिए। फिर इसके बाद आगे क्या करना है हम लोग उसकी भी चर्चा करेंगे। हम आरटीआई लगा करके इसके कारण भी पूछेंगे कि ऐसा करने के पीछे किस कमेटी की रिकमेंडेशन है, किस आधार पर आप ये काम कर रहे हो जबकि अन्य स्टेट में नहीं है। समझ पा रहे हो? तो ये सभी आपको शुरुआत करना है और इसी से हम लोग आरंभ करेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से अभी सभी जगह पर ऐसा नहीं है। देखिए, कई बच्चे परेशान हैं सरकार से, मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसे नहीं हट जाएगी। D-SSB TGT PGT में फीमेल कैंडिडेट के लिए भी एज रिलेक्शन का प्रयास कीजिए सर। अब बच्चे देखो कितने परेशान हैं। यहाँ देखिए D-SSB में एज रिलेक्शन करवा दो सर, और EMRS में भी संस्कृत, मतलब बच्चे परेशान हैं। तो मैं तो एक तरीके से बीजेपी का सहायक हूं कि मैं बता रहा हूं कि भाई आप ये काम करिए, वरना है ना लोग आपसे नाराज हो रहे हैं। मैं एक बात और कहता हूं, ऐसी बात कहना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। जैसे कांग्रेस पार्टी का एकदम पक्का वोट मुस्लिम होता है, वैसे ही बीजेपी का भी एकदम पक्का वोटर जनरल होता है। और यदि जनरल को आप नाखुश कर दिए ना इधर, तो आपको भी ये बात समझ में आ जाएगी। तो ये सत्य हो जाएगा कि यदि एज घटी तो अगली बार बीजेपी हटी। हालांकि मुझे इससे मतलब नहीं है कि जनरल ओबीसी SC ST, मुझे इससे मतलब नहीं होता है हालांकि, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता रहा हूं क्योंकि यही भारतीय राजनीति की सत्यता है और तुम्हारे ही नाम पर ये वोट लेती है कि जनरल के हम हितैषी हैं, सनातन के हम हितैषी हैं। तो वो हितैषी कहां गए आपके? उससे मांग करिए, आप, आपका अधिकार है ये, ठीक है? तो आपको ये सब करना चाहिए। और शुरुआत में सबसे पहले मैंने बताया आपको ईमेल करना है और अधिक से अधिक इसे स्टेटस पर लगाइए, सभी तक ये बात पहुंचाइए। यदि एक साथ हजारों विद्यार्थी नहीं आओगे तो ये वीडियो बनी रहेगी और कुछ नहीं होगा आपका। संघ शक्ति कलौ, सबको साथ मिलकर के चलना होगा। संखत सद्दुम संबद्धुम, साथ में जाना होगा, साथ में बोलना होगा, साथ में आवाज उठानी होगी, तभी आपका कार्य हो पाएगा। ध्यान रखिएगा। तो आप सभी से मेरा विनम्र आग्रह है कि सभी पहले स्टेटस पर लगाइए, इस चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और दूसरा, कम से कम आप 5-6 ईमेल अकेला एक विद्यार्थी भी कर सकता है, हजारों की संख्या में ईमेल जाना चाहिए। दूसरा, मैं नंबर ग्रुप में शेयर करूंगा, उन नंबरों पर रोज कॉल करना है आपको, वो कॉल्स भी जानी चाहिए वहां पर कि सर 30 किस आधार पर किए हो आप, किस आधार पर किए हो आप। अगली बार वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि वोट ही सबसे बड़ी शक्ति है इस संसार में। ध्यान रखिएगा, भारत में लोकतंत्र में वोट ही सबके पास राजनीतिक बराबर अधिकार है। मोदी जी के पास भी एक वोट है, अंबानी जी के पास भी एक वोट है और आपके पास भी एक ही वोट है। तो राजनीतिक समता यही कहलाती है कि सबके पास एक वोट है और इसलिए आपके पास ताकत है। तो ध्यान रखिएगा, यदि आप लोग ये काम करेंगे तो बिल्कुल होगा। समझ में आ रहा? तो आप बिल्कुल इस पर करिए और आपको बिल्कुल अपनी बात को उठानी चाहिए, अपने हक को मांगना चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, जब भी जो भी जरूरत पड़े आप लोग बताइएगा, एकदम कमेंट करिएगा और आप लोग बताइएगा आप लोग इसका इसमें क्या कहना है और हम लोगों को क्या करना चाहिए इसके अलावा, वो भी आप लोग बता सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। ओके मित्रों, धन्यवाद।